हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग और हमने बेसिकली देखा था कि केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है। फिर केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे। कल लास्ट में हम लोगों ने रिएक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो रिएक्टर क्या होता है। बेसिकली रिएक्टर क्या है, इक्विपमेंट है। रिएक्टर क्या है, एक इक्विपमेंट है विच इज़ यूज। क्या उसका यूज होता है, उसमें रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट होते हैं यूजफुल प्रोडक्ट में। तो रिएक्टर क्या है, बेसिकली आपका एक इक्विपमेंट है। इसमें जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट होते हैं यूजफुल प्रोडक्ट में। तो हमारा जो सिलेबस है इसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है या हमारा उद्देश्य है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, इसमें हमें रिएक्टर की डिज़ाइन करना है। क्या करना है, डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करने का मतलब हुआ कि हमें उसके साइज बताना है। क्या बताना है, डिज़ाइन करने का मतलब हुआ कि हमको साइज बताना है। साइज का मतलब हुआ कि हमें वॉल्यूम बताना है। तो बेसिकली हमें वॉल्यूम बताना है। अगर आपने साइज बताना है या वॉल्यूम बताना है तो रिएक्टर हमको इस सिलेबस में डिज़ाइन करना है। और रिएक्टर डिज़ाइन करने का मतलब हुआ उसका साइज बताना है। साइज बताने का मतलब हुआ कि उसका वॉल्यूम हमें निकालना है। फॉर द गिवन ड्यूटी कंडीशंस हमें दी गई होंगी कि कितना % कन्वर्जन होना है या कितना प्रोडक्शन रेट है, उसके हिसाब से हमको रिएक्टर को डिज़ाइन करना है। तो रिएक्टर को डिज़ाइन क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि रिएक्टर है उसमें फ्लूइड का फ्लो होता है, रिएक्शन होती हैं तो कभी कभी रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, कभी एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन। तो फ्लूइड का फ्लो होता है तो हमें एफएम की नॉलेज होनी चाहिए। एफएम आप लोगों ने प्रीवियस कोर्सेज में पढ़ रखे होंगे। हमें हीट, क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र होना है तो हीट ट्रांसफ़र के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। मास ट्रांसफ़र होना है, मास ट्रांसफ़र के बारे में नॉलेज होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़े होंगे या उसके प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स की। तो हम लोग को मास ट्रांसफ़र चाहिए, हीट ट्रांसफ़र चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स चाहिए, फ्लूइड मैकेनिक्स चाहिए की नॉलेज होनी चाहिए और एज वेल एज इकोनॉमिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स, इन सब की नॉलेज को हम लोग यूज़ करके हम लोग रिएक्टर को डिज़ाइन करेंगे इस सिलेबस में। अब रिएक्टर में हम लोग करते क्या है, हम लोग डालते हैं इनपुट और फिर रिएक्टर से हमको मिलता है, क्या मिलता है, हमको आउटपुट मिलता है रिएक्टर से। तो हमने रिएक्टर में इनपुट डाला, आउटपुट मिला हमें। तो जो रिएक्टर से आउटपुट मिला उसमें दो फैक्टर्स हम लोग को स्टडी करने हैं, जैसे काइनेटिक्स पढ़ना है कि रिएक्शन जो है ना, काइनेटिक्स बेसिकली क्या होती है, वो स्पीड ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो हो रही है उसकी स्पीड के बारे में बात करती है कि रिएक्शन कैसे हो रही है, फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है। और वो डिपेंड, जो काइनेटिक्स है इसको इम्पैक्ट कौन करता है, अफेक्ट कौन करता है, तो टेम्परेचर है रिएक्शन का वो इफेक्ट करता है, प्रेशर है फॉर द हेट्रोजीनियस सिस्टम वो करता है, कंसंट्रेशन है तो टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन है, प्रेशर है, ये सारे पैरामीटर्स इफेक्ट करते हैं। तो काइनेटिक्स बेसिकली हम लोग दो टाइप्स के काइनेटिक्स को देखेंगे, केमिकल देखेंगे हम लोग और दूसरा फिजिकल काइनेटिक्स। फिजिकल काइनेटिक्स तो केमिकल काइनेटिक्स में दो है, केमिकल काइनेटिक्स में दो पोर्शन हमें देखेंगे, केमिकल काइनेटिक्स और फिजिकल काइनेटिक्स। फिजिकल काइनेटिक्स कहाँ पे आएगी, फिजिकल काइनेटिक्स वहाँ पे आती है जहाँ पे फिजिकल स्टेप्स होते हैं। जैसे फिजिकल स्टेप्स हमने फिजिकल ट्रीटमेंट स्टेप के बारे में जैसे पढ़ा था कल, तो फिजिकल स्टेप्स हैं तो फिजिकल स्टेप में मास ट्रांसफ़र होगा। जब दो हेट्रोजीनियस सिस्टम्स होंगे, जो वहाँ पे मास ट्रांसफ़र की ज़रूरत होगी रिएक्शन होने से पहले, वहाँ पे आपका फिजिकल काइनेटिक्स रहेगा। और क्या होता है कॉन्टैक्टिंग, ये फ्लूइड जो है आपके, ये जो भी आप रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं कॉन्टैक्टिंग, वो किस तरह कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो कॉन्टैक्टिंग में हमें बेसिकली दो टाइप्स की कॉन्टैक्टिंग पढ़नी है। एक पढ़नी है हमें बैच पढ़ना है और दूसरा
दूसरा पढ़ना है हम लोग को कॉन्टिन्यूअस। बैच और कॉन्टिन्यूअस दो टाइप्स के, या तो हम रिएक्शन कराएंगे, एक रिएक्टर में हम लोग रिएक्टेंट डाल देंगे, कुछ देर के लिए रिएक्शन होगी, मान लीजिए जो भी उसका रिएक्शन टाइम है 5 घंटे 10 घंटे। बैच का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग का एक बैच है, आप लोग 2019 बैच है, तो बैच का मतलब एक साथ आप लोग आए हैं, आप कोर्सेज अपने कंप्लीट करेंगे, फिर कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद यहाँ से डिग्री लेके चले जाएंगे, तो एक फिक्स पीरियड है। तो बैच भी वही है। बैच में क्या होता है कि आपने रिएक्टेंट डाल दिया, बैच रिएक्टर में रिएक्शन हुई, तब तक जब तक रिएक्शन हो रही है तब तक आप उसमें कुछ डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, फिर से अदर रिएक्टेंट नहीं डालेंगे, फिर रिएक्शन कंप्लीट होगी, आप प्रोडक्ट निकाल लोगे, वो बैच हुआ। दूसरा हुआ कॉन्टिन्यूअस हुआ, तो उसमें जो रिएक्टर है उसमें आपके जो रिएक्टेंट हैं वो कंटिन्यूसली फ्लो होते रहे होंगे, रिएक्शन होती जाएगी और प्रोडक्ट भी हम लोग एक साथ ही निकालते जाएंगे। तो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम जो है वो दो टाइप का है, एक प्लग है, प्लग फ्लो करेंगे, एक हम लोग मिक्स फ्लो करेंगे। प्लग फ्लो और मिक्स फ्लो, तो ये सारी चीजें, जैसे इनपुट है रिएक्टर में, इनपुट डाला आउटपुट हुआ, तो आउटपुट जो है अपना डिपेंड करता है। तो आउटपुट के लिए एक परफॉर्मेंस इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। तो परफॉर्मेंस इक्वेशन होती है आपकी आउटपुट इज इक्वल टू, मतलब जो भी आउटपुट होगा, जो आप आउटपुट मतलब आपका फाइनल प्रोडक्ट जो आ रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, वो फंक्शन होता है किसका, इनपुट का। इनपुट को मैं इसमें लिख दे रहा हूँ, इनपुट है, इनपुट आपका क्या है, रॉ मटेरियल है, आपका रिएक्टेंट है, तो डिपेंड करेगा रिएक्टेंट पे, और किस पे डिपेंड करेगा, आपका काइनेटिक्स पे, काइनेटिक्स पे, और लास्ट में कॉन्टैक्टिंग पे, कॉन्टैक्टिंग। तो इसको परफॉर्मेंस इक्वेशन बोलते हैं। ये डायग्राम जो है ना, अगर आप लोग दिल से याद रखेंगे ना, तो आप लोग को केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिकली सारी पूरी केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में हम लोग को इतनी ही चीज़ें पढ़नी है, काइनेटिक्स पढ़नी है, कॉन्टैक्टिंग पढ़नी है, कॉन्टैक्टिंग के रिएक्टर्स के टाइप, मतलब किस टाइप की कॉन्टैक्टिंग हो रही है, बैच है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस में दो हैं, प्लग फ्लो है और मिक्स फ्लो है। तो रिएक्टर के बारे में हमने देख लिया। अब क्या है, क्योंकि रिएक्टर में रिएक्शंस होनी है, इसको रख कर देते हैं। रिएक्टर, अब रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या है, प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल जो है अपने आप को, रॉ मटेरियल रिएक्टेंट, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट जो है ना अपने आप को रीअरेंज करते हैं या रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं, रीअरेंज और रीडिस्ट्रीब्यूट, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करने के लिए, रीडिस्ट्रीब्यूट करके वो नया मॉलिक्यूल बनाते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट जो है अपने आप को रीअरेंज करते हैं या रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूट करके क्या बनाते हैं, एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं। नए मॉलिक्यूल को ही हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट से केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट मिलता है। प्रोडक्ट कैसे मिलता है, उनके रीअरेंजमेंट से या उनके रीडिस्ट्रीब्यूशन से मिलता है हम लोग को केमिकल प्रोडक्ट। जैसे एक रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टीज जो रिएक्टेंट है उससे कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं। प्रॉपर्टीज उसकी सेम नहीं होंगी। अदरवाइज अगर प्रॉपर्टीज जो फिजिकल जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज है वही अगर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होगी तो इसका मतलब हुआ कि केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए पहली शर्त है कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट आया, जो नया मॉलिक्यूल आया, उसकी प्रॉपर्टीज जो रिएक्टेंट है उसकी प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे एक रिएक्शन है आपका मेथनॉल। मेथनॉल हम लोग कैसे बनाते हैं, सिंथेसिस गैस से बनाते हैं। एक रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन,
होता है तो आपका CH3OH, इसको मेथनॉल, कितने 4 हाइड्रोजन, 4 यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, जिसको बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 लगा देंगे यहाँ पे। और अब से हम लोग एक प्रैक्टिस डालेंगे, एक आदत डालेंगे कि जब भी हम लोग एक केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें जो रिएक्टेंट है उनकी क्या स्टेट्स है, क्या फेज है, वो हमेशा लिखेंगे। जैसे इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड किसमें होता है, गैसियस में होता है, तो उसको सामने या तो उसके नीचे या उसके सामने गैस लिख देंगे। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन है वो किस कंडीशन में होती है, गैस में होती है। ये क्या है, मेथनॉल क्या है, ये आपका लिक्विड होता है। तो जैसे केमिकल रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बनाया आपका मेथनॉल, तो ये केमिकल रिएक्शन हुई। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो है ना रीअरेंज होते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये किस तरह होते हैं, तो डिकम्पोज होंगे ये आपस में, या कंबाइन होंगे, या फिर पॉलीमराइजेशन होगा, 3 आइसोमराइजेशन होता है, या कॉम्बिनेशन होगा इनका रिएक्टेंट का, या यहाँ पे जैसे कंबाइन हो रहे हैं। वो इंटरनल प्रोसेस है कि रिडिस्ट्रीब्यूट रीअरेंज कर रहे हैं इंटरनली, वो दिखता नहीं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन हो रहा है या डिकम्पोजिशन होता है या आइसोमराइजेशन। आइसोमर आप जानते हैं कि सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ जो एटम्स रहते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, जस्ट उनका ओरिएंटेशन चेंज होता है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। तो केमिकल रिएक्शंस हुई। अब केमिकल रिएक्शन में जो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है हमारे पास कि ये रिएक्शन क्या पॉसिबल है कि नहीं है, ये रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास आया कि वेदर द रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। तो पॉसिबल है कि नहीं है, ये रिएक्शन जो हमने लिखी है ये पॉसिबल है कि नहीं है, जस्ट मतलब क्योंकि एक दो रिएक्टेंट है कंबाइन करके हमने कुछ भी लिख दिया, क्या हम जो लिखा है वो सही है। और दूसरा, अगर पॉसिबल है तो ये कितनी तेज हो रही है, तो स्पीड क्या है इसकी, स्पीड का मतलब क्या पूछ ले हम लोग कि हाउ फास्ट इट इज हैपनिंग। तो 2 सवाल हम लोग के सामने आए केमिकल रिएक्शन से। फर्स्ट कि ये अगर केमिकल रिएक्शन कोई लिखी हुई है तो ये रिएक्शन हो सकती है नहीं हो सकती है, अगर हो सकती है तो कितनी तेज होगी, या मतलब स्पीड क्या होगी, तेज होगी स्लो होगी, स्पीड में वो दोनों चीजें आ जाती हैं। तो अगर ये रिएक्शन पॉसिबिलिटी जो है वो हमें थर्मोडायनेमिक्स बताती है। थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग इसको देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स हमें बताएगी कि ये जो कोई केमिकल रिएक्शन हुई है वो लिखी हुई है वो होगी कि नहीं होगी। अब रिएक्शन होने के लिए क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं या एटम्स या मॉलिक्यूल क्या है आपस में कोलिजन करते हैं, तो उन कोलिजन से, और उनका कोलिजन जो है ना इफेक्टिव होना चाहिए। तो जब मॉलिक्यूल्स एटम कोलाइड करते हैं तो बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, उसके लिए समटाइम्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो अगर मॉलिक्यूल्स ये रिएक्शन होगी कि नहीं, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी होती है कि अगर कोलिजन भी ज़रूरी है लेकिन कोलिजन के साथ साथ उन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी भी होनी चाहिए, तभी वो रिएक्शन पॉसिबल है। तो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी थर्मोडायनेमिक्स से पता चलती है। और रिएक्शन फास्ट स्पीड क्या है, उसकी स्पीड, फास्ट का मतलब स्पीड जो है आपको कौन बताएगा, काइनेटिक्स बताएगी। तो रिएक्शन पॉसिबिलिटी थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता चलती है और स्पीड जो है रिएक्शन की वो काइनेटिक्स से पता चलती है। उसके बाद ये केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ ली। उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे कि इनके टाइप्स बेसिकली क्या है, केमिकल रिएक्शन कितनी टाइप्स की होती हैं, या हम लोग जो ये सिलेबस है अपना केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग उसमें कितनी टाइप्स की रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन सबसे पहले हम लोग डाल सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस को हम शॉर्ट फॉर्म में RXM लिखेंगे। तो सबसे पहले जो क्लासिफाई करते हैं हम लोग, जो हमारे CRE के सिलेबस से इम्पोर्टेंट है, वो है फेजेस के बेसिस पे, नंबर ऑफ फेज।
डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फेजेस, कितने फेज हैं उसमें। तो इस फेजेस के बेसिस पे जो रिएक्शंस है उनको दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। एक है आपका होमोजीनियस, दूसरी जो है आपका वो है हेटेरोजीनियस। एक है फेजेस के डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फेजेस जो हैं रिएक्शन मिक्सचर में, उसके बेसिस पे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होमोजेनियस, एक हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस रिएक्शंस कौन सी होंगी, उसमें जो रिएक्शन जो सारे फेजेस होंगे वो सिर्फ एक होंगे। और फेजेस क्या होती हैं हम लोगों ने पढ़ा है, लिक्विड होगी, गैस होगी या सॉलिड होगी। तो होमोजेनियस में जो भी रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट का मतलब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अगर प्रेजेंट है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट, तो जो पूरा रिएक्शन मिक्सचर है, मतलब रिएक्शन मिक्सचर में क्या होगा, रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट बन रहा होगा और कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है। तो क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास बची कि वो होमोजेनियस फेज अगर है तो या तो वो क्या हो, गैस हो पूरा, मतलब रिएक्टेंट गैस हो, प्रोडक्ट भी गैस फॉर्म हो रही हो, या फिर और जो अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो कैटलिस्ट भी जो है गैसियस फेज में हो। दूसरा क्या है कि लिक्विड भी हो सकता है। तो अगर क्या है कि जो रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट अगर फॉर्म हो रहा है तो वो तीनों लिक्विड में है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्टेट्स कितनी होती हैं, 3। तो तीसरा क्या हो सकता है, सॉलिड। लेकिन जो है सॉलिड को हम लोग होमोजेनियस कंसीडर नहीं करते। एक्चुअली होमोजेनियस का मतलब जस्ट ये नहीं है कि फेज एक ही होनी चाहिए, फेज एक होनी चाहिए, लेकिन होमोजेनियस होता ये है कि जो रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन, उसमें रिएक्टेंट कितना, मतलब रिएक्टेंट को रिएक्शन करने में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने रहे हैं, वो अगर क्या रेडली अवेलेबल है क्या रिएक्शन करने के लिए, अगर रेडली अवेलेबल है रिएक्शन करने के लिए, तब एक्चुअली होमोजेनियस का मतलब वही होता है कि रिएक्शंस के लिए जो रिएक्टेंट हैं वो रेडली अवेलेबल होने चाहिए। तो गैसेस और लिक्विड में कोई मास ट्रांसफर नहीं होता। अगर दो फेसेस गैस और गैस फेसेस हैं तो वहाँ मास ट्रांसफर का कोई इशू नहीं आता और तुरंत रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है अगर प्रॉपर कंडीशंस उनको टेम्परेचर और प्रेशर दे दिया जाए। इसी तरह लिक्विड है, अगर जो लिक्विड सिस्टम है वहाँ पे रिएक्शन हो जाते हैं। लेकिन जो सॉलिड, अगर दो सॉलिड हम लोग ले लेते हैं तो उसमें जो है ना वो रेडली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इसलिए हम लोग कभी भी सॉलिड्स को जो है कंसीडर नहीं करेंगे होमोजेनियस में, सिर्फ लिक्विड और गैस को ही कंसीडर किया जाएगा हेटेरोजेनियस में, होमोजेनियस में। अब हेटेरोजेनियस में मतलब क्या है कि हेटेरोजेनियस में ऐसे हो जो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट अगर प्रेजेंट है तो उनमें से डिफरेंट फेजेस में हो, एटलीस्ट 2 फेज हो। कितनी फेजेस हो, एटलीस्ट 2 फेजेस हो। तो हम लोग फेजेस जानते हैं कितनी, अपने 3 फेजेस हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो इनका कॉम्बिनेशन बनाना हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन सी गैसियस फेज में, हेटेरोजेनियस फेज में हो सकती हैं। तो पहला क्या होगा, गैस हो सकता है प्लस लिक्विड हो सकता है। पहला हेटेरोजेनियस सिस्टम क्या हो सकता है कि वन ऑफ द रिएक्टेंट और कैटलिस्ट एक गैस फेज में है और दूसरा रिएक्टेंट जो है लिक्विड फेज में है। दूसरा क्या हो सकता है, गैस लिक्विड हमने ले लिया, गैस हो सकता है और सॉलिड हो सकता है। तो एक सिस्टम क्या हो सकता है कि गैस हो, रिएक्टेंट हो या कैटलिस्ट हो और दूसरा रिएक्टेंट जो हो सॉलिड हो। गैस हो गया, सॉलिड हो गया। गैस गैस तो नहीं होगा, गैस गैस में हमने पढ़ लिया कि जो गैस गैस होंगे तो होमोजेनियस हो जाएंगे। अब फिर क्या आया, लिक्विड से देखेंगे हम लोग। लिक्विड का हमने गैस के साथ बना लिया है, लिक्विड हो और सॉलिड हो या रिएक्टेंट जो है और कैटलिस्ट हो, वैसे कोई या तो गैस एक लिक्विड फेज में हो, एक सॉलिड में हो, तो हो जाएगा आपका ये। एक केस आता है लिक्विड प्लस लिक्विड। अब आप लोग
के मन में सवाल उठेगा कि लिक्विड लिक्विड कैसे, अभी तो हमने पढ़ा था कि लिक्विड लिक्विड होमोजीनियस फेज है, लिक्विड लिक्विड हेटेरोजीनियस कैसे हो सकता है। तो देखिए लिक्विड लिक्विड में दो कंडीशंस हैं, या तो जब आप दो लिक्विड को मिला रहे हैं तो क्या वो मिसिबल है, क्या वर्ड है मिसिबल, मतलब मिक्स हो जा रहे हैं, MISCIBLE, मिसिबल है क्या। अगर मिक्स हो जा रहे हैं तो एक ही फेज होगी वहां पे, अगर एक फेज हो गई तो अपना सिस्टम हो गया होमोजेनियस। लेकिन अगर दो लिक्विड्स को आप लोग मिक्स कर रहे हो, लेकिन मिसिबल नहीं हो पा रहे हैं, क्या हो इनमिसिबल, क्या है इनमिसिबल, इनमिसिबल है जब, तो उसमें दो फेज हो जाएंगे। जैसे अगर आप ऑयल को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो देखेंगे कि एकदम मिक्स होकर एक नहीं बनते, डेंसिटी के बेसिस पे जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे रहेगा, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर होता है। तो लिक्विड प्लस लिक्विड का सिस्टम बनता है तब जब फेजेस जो हैं इमिसिबल हैं, तो आपका वो हेटेरोजीनियस में आ जाता है। गैस सॉलिड, गैस लिक्विड हो गया, गैस सॉलिड हो गया, लिक्विड लिक्विड हो गया, लिक्विड सॉलिड हो गया, और सॉलिड 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 में जो होता है कि मास ट्रांसफर लिमिटेशंस होती हैं, और हम जानते हैं कि जहाँ पे भी मास ट्रांसफर की लिमिटेशंस आ जाती हैं, मतलब रिएक्शन होने के पहले जो है रिएक्टेंट का मास ट्रांसफर होना है, तो वहाँ पे आपका हेटेरोजीनियस सिस्टम हो जाता है। एक सिस्टम और बचा, एक सिस्टम बचा जिसमें आपका गैस भी हो, सॉलिड भी हो और लिक्विड भी हो। तो 6 सिस्टम अपने पास हो जाते हैं हेटेरोजीनियस के। जो गैस सॉलिड प्लस लिक्विड है इसको हम लोग स्लरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लरी। ऐसा सिस्टम कहीं होगा तो वो स्लरी कहलाता है, स्लरी सिस्टम। और जिस रिएक्टर में रिएक्शन से होती है उसी वही नाम इनका पड़ जाता है। जैसे गैस लिक्विड रिएक्टर है तो गैस लिक्विड सिस्टम है तो गैस लिक्विड रिएक्टर हो गया, स्लरी सिस्टम है तो स्लरी रिएक्टर हो गया। अब उनके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं कि होमोजेनियस रिएक्शंस के एग्जाम्पल क्या हैं। देखिए इसमें क्या है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फेज में है, हाइड्रोजन गैसियस फेज में है, आपका प्रोडक्ट जो आ रहा है लिक्विड फेज में है। तो ये किस टाइप का एग्जांपल हो गया? हेटेरोजीनियस का हो गया। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं हेटेरोजीनियस का। जैसे हम लोग जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड है, उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ किसके, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की जो मेथड है उसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जब लोग लेते हैं तो V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये किस स्टेज में होता है? कैटलिस्ट है, ये सॉलिड में होता है। तो क्या बनता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड आपका बन जाता है इसमें, SO2 सॉरी, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड को जब हमने ऑक्सीडेशन कराया तो सल्फर डाइऑक्साइड किस स्टेज में है? गैसियस में है। ऑक्सीजन किस स्टेज में होती है? नेचुरल स्टेज की क्या है? गैसियस है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना वो भी गैसियस में है, SO3 गैसियस में। लेकिन यहाँ पे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो कैटलिस्ट है आपका वो किस में है? वो सॉलिड में है। तो रिएक्टेंट की जो फेजेस हैं, रिएक्टेंट की कैटलिस्ट के फेज से डिफरेंट हो गई। जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फेजेस डिफरेंट होती है तो यहाँ दो फेज आ गई ना, एक गैस आ गई, अब एक सॉलिड आ गई। तो ये हो गया हेटेरोजीनियस का। होमोजीनियस का एक एग्जांपल देख लीजिए आप, नाइट्रोजन ऑक्साइड है NO, उसका आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो आपका बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कितने? एक ऑक्सीजन इधर है, वहां पर राइट साइड में 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आती है, हम लोग कर देते हैं। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या इसके फेज से? गैसियस फेज में होती है। ये आपका ऑक्सीजन क्या है? गैसियस फेज में होती है।
और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी गैसियस फेज में होती है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस फेज में है? एक ही फेज में है, सब गैसियस फेज में है। तो इसलिए रिएक्शन, ये जो कौन सा सिस्टम है, ये होमोजीनियस सिस्टम है। होमोजीनियस सिस्टम के एग्जांपल हमने देख लिए, हेटेरोजीनियस सिस्टम के हमने एग्जांपल देख लिए। अब जैसे ये होमोजीनियस हेटेरोजीनियस हमने पढ़ा है, इसके क्या कुछ एग्जांपल्स आप लोग बता सकते हैं क्या कि कहाँ ये जैसे गैस लिक्विड सिस्टम है या गैस सॉलिड सिस्टम है, ये एग्जैक्टली उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल कहाँ कौन सा है? जैसे लिक्विड सॉलिड का डिस्कस करते हैं हम लोग, लिक्विड प्लस सॉलिड, इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? इसका एप्लीकेशन जो है ना लीचिंग में होता है। कहाँ पे? लीचिंग जो ओर से हम लोग मेटल प्रोड्यूस करते हैं वो किससे होती है? लीचिंग से होती है। तो वहाँ पे ओर लेते हैं, उसके बाद फिर उसका जो है लीचिंग करते हैं लिक्विड से, जैसे एसिड से बेसिकली करते हैं। आप इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको कॉपर जैसे लिया आपने, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, तो उनको लीचिंग कराई आपने इलेक्ट्रोलिसिस में, तो आपको कॉपर भी मिलता है और सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन गैस डिपेंडिंग ऑन द आपका वो क्या है, रिएक्टेंट क्या है। तो ये लीचिंग हो गई आपकी एक एग्जाम्पल। अब गैस सॉलिड का एग्जाम्पल देख लीजिए, ये गैस सॉलिड है। आप कंबशन कोई भी देख लीजिए, कंबशन जो रिएक्शन होती है किसकी? कोल की। कोल को जो हम बर्न करते हैं तो उसके रिएक्शन जैसे हम लिखे कोल की बर्निंग की, तो कार्बन क्या है? सॉलिड फॉर्म में है, प्लस क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन किसमें? गैसियस फॉर्म में है। रिएक्शन में क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस बन गई। तो ये गैस है। तो सॉलिड है, गैस है, सॉलिड गैस सॉलिड का सिस्टम का एक एग्जांपल हो गया। ये भी हेटेरोजीनियस सिस्टम का एग्जांपल हो गया। तो हमने पढ़ लिया कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन है, सबसे पहला जो है होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और है आपके सिलेबस में, आपके बुक्स में दी हुई हैं कि कौन कौन से हैं डिफरेंट, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी वो है होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम लोग जैसे इतना जान लेते हैं कि होमोजीनियस मतलब एक फेज, लेकिन एक फेज सफिशिएंट नहीं है उसकी डिफिनीशन। एक फेज तो होना है, लेकिन उसमें जो बेसिकली डिवाइड करते हैं, क्योंकि सॉलिड सॉलिड आता है तो उसको भी हमें कहना चाहिए ना कि एक ही फेज है ना, दोनों सॉलिड ही हैं, रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट भी, तो उसको क्यों नहीं कह रहे हैं? तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और है, वो होता है कि क्या मॉलिक्यूल्स जो है रिएक्शन के लिए रेडिली अवेलेबल हैं, तुरंत अवेलेबल हैं क्या? अगर अवेलेबल हैं तो ठीक है, उसको हम बोलेंगे कि होमोजीनियस सिस्टम है। अगर नहीं अवेलेबल है तो बोलेंगे कि नहीं, होमोजीनियस नहीं है, वो आपका हेटेरोजीनियस सिस्टम है। उसके बाद दूसरा टाइप जो हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा इस पे रेस करते हैं। On the basis of दूसरी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। उसमें फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा कि किसके फेज के बेसिस पे, दूसरा जो है हम लोग मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पे, मॉलिक्यूलरिटी। सबसे पहले मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पे पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि मॉलिक्यूलरिटी है क्या। मॉलिक्यूलरिटी है क्या? तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? कोई एक रिएक्शन होती है, रिएक्शन हो रही तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्टेंट, मतलब मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम लोग डिफाइन करें कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, तो मॉलिक्यूलरिटी अगर हम समझे बेसिकली तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो या एटम्स हो, पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं हो, पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन से रिएक्शन से होता क्या है? प्रोडक्ट बन रहा है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन इन सच अ वे कि जो उनका कोलिजन हो रहा है, उनके कोलिजन से एक यूजफुल प्रोडक्ट बन रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी को? कि मॉलिक्यूलरिटी है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of reactant
participating in the reaction in such a way that their collision, क्योंकि जो कोलिजन थ्योरी है वो यही कहती है कि जब रिएक्टेंट कोलाइड करते हैं, कोलिजन के लिए कंडीशन ये है कि मतलब एक पार्टिकुलर एंगल पे वो लोग कोलाइड करें जो रिएक्टेंट हैं और उनके पास कुछ एनर्जी हो, मतलब मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, इतनी एनर्जी होगी तब कोलिजन होगा, तभी जो है वो प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर कोलाइड हो रहे हैं उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है जो रिएक्शंस के लिए रिक्वायर्ड है, तो वो कोलिजन जो है ना इफेक्टिव नहीं होगा। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हुई आपकी? मॉलिक्यूलरिटी ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट जो कोलाइड कर रहे हैं इफेक्टिवली और साइमल्टेनियसली, एक साथ भी कोलाइड कर रहे हैं और इफेक्टिव है टू प्रोड्यूस ए यूजफुल प्रोडक्ट। तो ये हो गई मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी से बेसिकली हमें ये समझ में आ रहा है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बेसिकली और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मॉलिक्यूलरिटी है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइंड है। एलिमेंट्री रिएक्शन जो मॉलिक्यूलरिटी की कभी भी हम बात करेंगे तो किसके लिए बात करेंगे? सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए बात करेंगे। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन कोई नहीं है तो फिर उसके लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होती। अभी कभी कोई आपसे पूछता है एक रिएक्शन दे दे और पूछे कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, तो आप उससे खुद ही पूछ लोगे कि सर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है कि नहीं है। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तब तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो काउंट करके हम लोग बता देंगे कि मॉलिक्यूलर ये है, इसकी इतनी मॉलिक्यूलरिटी। अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है तो उसके लिए डिफाइंड ही नहीं है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड है सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। तो तीन टाइप्स की से मॉलिक्यूलरिटी को हम लोगों ने डिफाइन किया है। एक है यूनिमॉलिक्यूलर, यूनि से सीधे पता चल रहा है, यूनि का मतलब क्या हुआ? वन। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल या एक एटम पार्टिसिपेट करे और प्रोडक्ट बना दे, उसको हम लोग बोलते हैं कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। जैसे कि एग्जांपल लें साइक्लोब्यूटेन, CH2 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 CH2, सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। अब इसको हम लोग बनाएंगे एथिलीन, C2H4, दो कंपाउंड हो गए, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन बैलेंस हैं आपके। तो ये क्या हो गई? एथिलीन है आपके। ये आपका क्या है? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन से एथिलीन बनाया हमने। तो इसमें ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये इस्टेब्लिश हो चुका है। मतलब आप देख के नहीं बता सकते कि कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है कि नहीं है। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब वो सिंगल स्टेप में फिनिश हो रही है। तो पहली बार मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कोई एलिमेंट्री है कि नहीं है। एलिमेंट्री जो रिएक्शन अगर है, एलिमेंट्री रिएक्शन जो है ना सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट होती हैं, उसमें इंटरमीडिएट कोई नहीं बनता है। तो जैसे ये साइक्लोब्यूटेन था, रिएक्शन हुई, आपका एथिलीन बन गया। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? सिर्फ एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है आपस में, उसके बाद बन रहे हैं एथिलीन बन रही है। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 1 हो गई। आपसे पूछेगा कि ये, जैसे आपको एग्जाम में दे दिया जाए एक रिएक्शन दे दे, बोले कि ये जो है कौन सी एलिमेंट्री रिएक्शन है, आप इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताइए। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी है इसकी? सिर्फ 1 है मॉलिक्यूलरिटी। इसी तरह क्या होगा कि बाई मॉलिक्यूलर, सिर्फ बाई मॉलिक्यूलर, उसमें क्या है बाई मॉलिक्यूलर में कि 2 मोल या 2 एटम्स जो है ना आपस में कंबाइन कर रहे हैं और फिर आपको प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे है एक रिएक्शन है हाइड्रोजन आयोडाइड, डिकम्पोज होकर H2+I2, तो 2 हाइड्रोजन है तो अब हम लोग यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे। ये सारी गैसियस फेज में।
ये सारे रिएक्शंस जो है ना आपकी गैस हाइड्रोजन आयोडाइड भी गैसेस फेज में है, हाइड्रोजन भी है और आयोडीन जो है गैसेस फेज में है। तो पहली चीज तो ये जो है आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन है इसलिए हम लोग इसके मॉलिक्यूलरिटी की बात कर सकते हैं। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है आपका रिएक्टेंट? हाइड्रोजन आयोडाइड। उसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 2 हो गई इसकी मॉलिक्यूलरिटी। तो बेसिकली क्या है कि हमें इतने से ये अंदाजा लग गया कि अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो जो उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, किसका? रिएक्टेंट का। क्या चीज? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे ये जो है ये रिएक्टेंट है आपका, ये हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है? रिएक्टेंट है। उसके पहले जो न्यूमेरिकल नंबर लिखा होता है 1 अगर है तो लिखा नहीं जाता, उसके अलावा कितने भी नंबर्स हैं वो लिखे जाते हैं। तो जो नंबर होता है रिएक्टेंट का उनको आपस में जोड़ देंगे। अगर एक है मतलब एक ही रिएक्टेंट है तो उसका जो भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उनके जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पहला रिएक्टेंट का दूसरा रिएक्टेंट का दोनों को जोड़ देंगे तो जितना टोटल आएगा बोल देंगे कि उसकी मॉलिक्यूलरिटी उतनी है। तो इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड इसकी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2 है। तो हमने बोल दिया कि ये बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन होनी चाहिए, सिंगल स्टेप रिएक्शन होनी चाहिए, अदरवाइज आप कह ही नहीं सकते कि यूनिमॉलिक्यूलर है या बायोमॉलिक्यूलर है। तीसरी इसी तरह है नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मान लीजिए आपका प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये अगर मैंने बोल दिया या इस्टेब्लिश हो गया या किसी ने बोल मतलब किसी ने रिएक्शंस या एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये चीज इस्टेब्लिश कर दी कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है। क्या कंडीशन है? एलिमेंट्री है। अगर एलिमेंट्री है तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? तो मॉलिक्यूलरिटी देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले देखेंगे रिएक्टेंट क्या है, पहला रिएक्टेंट, इसका कोफिशिएंट कितना? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, लिखा नहीं है। जब लिखा नहीं होता तो 1 हमेशा होता है, तो इसकी एक है 1 है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसको बैलेंस हम लोग कर लेते हैं। ये 2 लगा दिया है, 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना हुआ आपका 2NO2। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे रिएक्टेंट कितना है आपका 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हैं इसमें। अब ये बैलेंस है रिएक्शन। तो क्या हुआ इसमें देखेंगे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका कितना है? 2 है। इस वाले रिएक्टेंट का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? प्लस दूसरे वाले रिएक्टेंट का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 2 है। तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो ये क्या हो गई? ट्राई मॉलिक्यूलर कह दीजिए आप, ट्राई मॉलिक्यूलर या टर मॉलिक्यूलर भी कहते हैं। क्या चीज? टर मॉलिक्यूलर। टर मॉलिक्यूलर। तो बेसिकली हमने देख लिया कि यूनिमॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पे रिएक्शंस को जो हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो उसमें डिपेंडिंग ऑन कि वो एलिमेंट्री है कि नहीं। अगर एलिमेंट्री है तब तो हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे, एलिमेंट्री नहीं है तो हम लोग मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे ही नहीं। एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हम लोग देखते हैं पहला कि जो भी रिएक्टेंट है आपका उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है। अगर एक रिएक्टेंट है तो हम बोल देंगे कि जो भी उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसकी मॉलिक्यूलरिटी उतनी ही है। जैसे पहले वाले में साइक्लोब्यूटेन में लिखा नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि इसका एक रिएक्टेंट है, एक मॉलिक्यूल है, आपस में रिएक्शन कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, तो फिर हमें रिंग बन रही है। दूसरे में हमने देखा रिएक्टेंट क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड है, उसके कितनी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है? 2। तो हमने बोल दिया कि मॉलिक्यूलरिटी आपकी है 2। तीसरे वाले में देखा हमने कि नाइट्रोजन ऑक्साइड था, उसकी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 था। ऑक्सीजन है, उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो उसको हमने ऐड कर दिया तो हमने बोल दिया कि मॉलिक्यूलरिटी हो गई आपकी 3। अब क्या
4 भी होती है क्या मॉलिक्युलरिटी, 5 भी हो सकती है क्या? क्योंकि रिएक्टेंट के कोफिशिएंट तो हमने बहुत ऐसे रिएक्शंस देखी हैं जिसको रिएक्टेंट के कोफिशिएंट जैसे N2+3 है आपके रिएक्शन, इधर लिख दे रहे हैं N2+3H2 क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, आपको 2NH3 देती है। तो अब अगर इसको हमें मालूम नहीं है कि एलिमेंट्री है कि नॉन एलिमेंट्री, अगर मान लेते हैं कि जैसे हम एलिमेंट्री है तो इसका जोड़ेंगे 1 प्लस इसका जोड़ेंगे 3 तो 4 हो जाएगी। तो क्या 4 एलिमेंट हो सकती है क्या? तो कभी भी मॉलिक्युलरिटी जो है 4 नहीं होती, 3 से ज़्यादा नहीं होती है। एक्चुअली क्या है कि रिएक्शंस होने के लिए आपको कोलिजन चाहिए। कोलिजन के लिए कि अब 4 मॉलिक्यूल का मतलब हुआ कि 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन 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 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हो, 1 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हो, वो चारों एक साथ टकराएं, कोलाइड करें, एक पार्टिकुलर एंगल पे कोलाइड करें और उनके पास सफिशिएंट एनर्जी हो, तो मतलब रेयर है, रेयर क्या होता ही नहीं है, तो मॉलिक्युलरिटी पॉसिबल ही नहीं है कि 3 से ज़्यादा हो। तो मॉलिक्युलरिटी जो होती है हमेशा मैक्सिमम 3 होती है, 3 से ज़्यादा मॉलिक्युलरिटी नहीं होती है। और मॉलिक्युलरिटी ये बात हमेशा ध्यान रखिए है कि मॉलिक्युलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए अप्लाई होती है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही मॉलिक्युलरिटी की बातें होती हैं। और एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन सी होती हैं? एलिमेंट्री रिएक्शंस वो होती हैं जो एक स्टेप में कंप्लीट होती हैं। उसमें एक स्टेप में कंप्लीट होने का मतलब हुआ कि उसमें जो है आपका इंटरमीडिएट नहीं बनता है, तो ये हो गया मॉलिक्युलरिटी। अब नेक्स्ट वाला जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है उसमें वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट अगर प्रेजेंट है कि कैटलिस्ट नहीं प्रेजेंट है, प्रेजेंस का मतलब 2 ही सिचुएशन हो सकती है, या तो कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा या तो कैटलिस्ट नहीं प्रेजेंट होगा। तो 2 सिचुएशन है तो 2 क्लासिफिकेशन उसका हो जाएगा कैटालिटिक अगर प्रेजेंस है कैटलिस्ट, तो अगर नहीं है तो नॉन कैटालिटिक रिएक्शन। नॉन अगर प्रेजेंस है कैटलिस्ट की तो कैटालिटिक रिएक्शन, नॉन अगर नहीं प्रेजेंस है तो नॉन कैटालिटिक रिएक्शन। जैसे आप ये वाला रिएक्शन एग्जांपल देखिए, नाइट्रोजन है प्लस हाइड्रोजन है, ये रिएक्शन होती है किसके प्रेजेंस में? आयरन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, तो इसलिए ये होगी आपकी कैटालिटिक रिएक्शन। जैसे ये रिएक्शन है अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस नहीं रिक्वायर्ड है तो वो हो गई आपकी नॉन कैटालिटिक रिएक्शन। उसके बाद मेजर आपका जो 2 इम्पोर्टेंट था वही था कि आपको फेजेस के बेसिस पे है और आपकी मॉलिक्युलरिटी के बेसिस पे। मॉलिक्युलरिटी के बेसिस पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फेजेस के बेसिस पे ही हम लोग को पूरा सिलेबस में पढ़ना है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी का कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है कि मॉलिक्युलरिटी होती क्या है, इसलिए मॉलिक्युलरिटी का डिस्कशन हुआ। उसके बाद हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं उनको हीट के बेसिस पे, हीट है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, तो चौथा किसके बेसिस पे? हीट के बेसिस पे। हीट के बेसिस पे क्या होगा? एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। पहले एक्सोथर्मिक की बात करते हैं। एक्सोथर्मिक तो ऐसी रिएक्शन जिसमें जो है हीट आपके लिबरेट हो रही है, और एंडोथर्मिक कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जिनको जैसे आपने शुरू में इनको थोड़ा सा हो सकता है हीट की जरूरत पड़े तो आपने इनिशियल हीट दिया, लेकिन जो है ना रिएक्शन होने लगेगी तो फिर आप जो है हीट वो जनरेट करने लगेगी, तो ऐसे रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। तो कितनी बेसिस पे हो गया? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अगर जैसे एग्जांपल देखना चाहें तो जैसे मेथनॉल का है, मेथनॉल का भी हमने पढ़ा था ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपका रिएक्शन कर रहा था किससे? हाइड्रोजन से, आपका बन रहा था मेथनॉल CH3OH। अब इस रिएक्शन जब होती है ये रिएक्शन तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, तो हीट निकल रही है तो हम लोग प्रोडक्ट के साइड ये लिख देंगे हीट। अगर ऐसा लिखा हुआ है किसी रिएक्शन में और पूछे आपसे कि
कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि दो रिएक्टर कंबाइन हो रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है, उसके साथ साथ क्या है कि हीट जनरेट हो रही है। प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट जनरेट हो रही है। तो हीट जनरेट हो रही है तो कैसी रिएक्शन हो गई? एक्सोथर्मिक। हीट अगर हमें मिलती है रिएक्शंस के थ्रू तो वो हो गई एक्सोथर्मिक। अगर कोई ऐसी रिएक्शंस है जैसे आप बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो आप उसको अगर हीट करते हैं, कैल्शियम आपने जैसे हीट डेल्टा यहाँ पे शो किया हमने, तो क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, और यहाँ पे हम क्या करते हैं? माइनस हीट। तो इस रिएक्शन को देख के ये अंदाजा लगता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड कर रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है माइनस हीट, मतलब हमें हीट देनी पड़ रही है। हीट देनी पड़ रही है तो ये है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। दो नोटेशन होते हैं मतलब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक समझने के। एक रिएक्शन में ही आपको प्लस या माइनस लगा दे। रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड, किस साइड? प्रोडक्ट साइड, जो एरो के बाद जो भी लिखा जाता है वो होता है प्रोडक्ट। तो अगर प्रोडक्ट के साइड वो प्लस या माइनस लगा दे, प्लस अगर लगा रहा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट के साथ साथ हीट हमें मिल रही है। अगर हमें मिल रही है तो हो गया एक्सोथर्मिक। अगर प्रोडक्ट के साथ वो हीट माइनस साइन के साथ लगा दे तो इसका मतलब हीट वो ले रहा है। तो हीट वो ले रहा है तो कोई इससे हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हीट हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो होगी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्चुअली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, तो हम लोग ऑर्गेनिक का देख लेते हैं। जैसे हाई अल्कोहल है C2H5OH, इसको आप हीट कर दो, हीट कर दोगे तो वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा प्लस क्या बचा? C2H4।